नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग एक देश की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान की नींव रखता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भारत आज जैसा है वैसा नहीं था। उस समय भारत दो मुख्य भागों में बटा था। पहला ब्रिटिश भारत के 9 प्रांत और दूसरा लगभग 565 स्वायत्त रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक मजबूत राष्ट्र में पिरोने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने किया। संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस विशाल और विविधता से भरे भूभाग को एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में कैसे बांधा जाए। इसी उद्देश्य के साथ संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को जोड़ा गया। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम इन चारों अनुच्छेदों के एक-एक शब्द का विश्लेषण और अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों भारत को राज्यों का संघ कहा गया, न कि राज्यों का परिसंघ। आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 से इसके 3 मुख्य उपभाग हैं, सब क्लॉजेस हैं। तो अनुच्छेद 1 उपभाग 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस एक वाक्य में दो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हैं, देश का नाम और देश की राजनीतिक व्यवस्था। तो नाम का विवाद चला। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर एक लंबी बहस शुरू हुई। कुछ सदस्य पारंपरिक नाम भारत चाहते थे, जबकि कुछ आधुनिक नाम इंडिया के पक्ष में थे। समाधान के रूप में दोनों को शामिल कर लिया गया। दूसरा, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि हमने अमेरिका की तरह फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द क्यों चुना। इसके दो बड़े कारण थे। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते यानी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। दूसरा, किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब अनुच्छेद 1 उपभाग 2, राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण। इसमें कहा गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई हैं। यानी अगर आपको देखना है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं, तो आपको संविधान की पहली अनुसूची देखनी होगी। अनुच्छेद 1 उपभाग 3, भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया की परिभाषा। अक्सर लोग भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया और भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन कानूनन इसमें बड़ा अंतर है। भारत का राज्य क्षेत्र एक व्यापक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके तहत 3 श्रेणियां आती हैं। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी भारत के सभी 28 राज्य। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में शामिल केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं यानी भविष्य में भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जीते गए, खरीदे गए या संधि द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र, जैसे बाद में गोवा, पुडुचेरी और सिक्किम को शामिल किया गया। तो यूनियन ऑफ इंडिया में केवल वे राज्य शामिल होंगे जो केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा करते हैं, संघीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र तीनों शामिल होते हैं। अब अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स।
अनुच्छेद 2 संसद को 2 प्रकार की शक्तियां देता है। पहला, नए राज्यों को संघ में विलय करने की शक्ति, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, और दूसरा, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इन दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बारीक अंतर है। अनुच्छेद 2 उन राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है जो वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, यानी भारत के बाहर के क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करने से संबंधित है। जैसे सिक्किम का ऐतिहासिक मामला। अनुच्छेद 2 का यह एक बेहतरीन उदाहरण है। 1974 तक सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टरेट स्टेट था, जहां चोग्याल राजवंश का शासन था, जो बाद में 1974 में भारत में शामिल हो गया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, जिसके तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 2 क आर्टिकल 2A जोड़ा गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम की जनता की इच्छा के बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 2 का को निरस्त यानी रिपील कर दिया गया और भारत का 22वां राज्य बना। यह अनुच्छेद 2 की व्यवहारिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब हम आते हैं संविधान के सबसे शक्तिशाली और चर्चा में रहने वाले अनुच्छेद 3 पर। जहां अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 3 भारत के आंतरिक पुनर्गठन, इंटरनल रीएडजस्टमेंट से संबंधित है। यह संसद को कुछ अधिकार देता है, जो हैं किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, किसी भी राज्य की सीमाओं बाउंड्रीज में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, जैसे उड़ीसा से ओडिशा, मद्रास से तमिलनाडु, उत्तरांचल से उत्तराखंड इत्यादि। अनुच्छेद 3 के तहत कानून बनाने की अनिवार्य प्रोसीजर है कि संसद अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए एक सख्त प्रक्रिया है, जिसमें 2 अनिवार्य शर्तें हैं। पहला, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, यानी ऐसा कोई भी विधेयक या बिल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा, राज्य विधानमंडल की राय। विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के पास विचार व्यक्त करने के लिए भेजते हैं। इसके लिए एक समय सीमा तय की जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी बाइंडिंग नहीं है। यदि राज्य विधानसभा विधेयक का विरोध भी करती है, तब भी संसद साधारण बहुमत से उस राज्य के 2 हिस्से कर सकती है या उसका नाम बदल सकती है। राष्ट्रपति को दोबारा विधेयक राज्य को भेजने की जरूरत नहीं होती है। यह प्रावधान यह दर्शाता है कि भारतीय संघ में केंद्र सरकार कितनी शक्तिशाली है। इसी विशेषता के कारण प्रसिद्ध विधिवेत्ता केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब बात करेंगे अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 तकनीकी रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। सरल शब्दों में अनुच्छेद 4 स्वयं यह घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? पहला, साधारण विधायी प्रक्रिया। ऐसे किसी भी कानून को संसद में एक सामान्य विधेयक की तरह साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जा सकता है। साधारण बहुमत का मतलब है संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। इसके लिए अनुच्छेद 368 की विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, अनुसूचियों में बदलाव। जब भी अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई भी बदलाव होगा, तो संसद स्वतः ही पहली अनुसूची, राज्यों के नाम और क्षेत्र
तथा चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन में आवश्यक बदलाव कर देगी। इस भाग का विश्लेषण तब तक अधूरा है। इस भाग मतलब अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 भाग 1 का विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक हम इससे जुड़े सबसे बड़े कानूनी विवादों को समझ न लें। तो पहला है बेरूबारी संघ मामला 1960। ये विवाद क्या था? 1958 में नेहरू और नून समझौते के तहत भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल का बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय लिया। तो प्रश्न यह उठा कि क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह भारत का कोई भी क्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंप दे? इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को केवल आंतरिक पुनर्गठन की शक्ति देता है, देश का कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश को सौंपने की शक्ति नहीं देता है। यदि सरकार ऐसा करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। इसी के परिणाम स्वरूप नवा संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया और बेरूबारी पाकिस्तान को दे दिया गया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि केवल दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट करना हो तो उसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं है, वह कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसी बेरूबारी सिद्धांत के तहत साल 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत भारत ने 111 अंतर क्षेत्र इनक्लेव्स बांग्लादेश को सौंपे और बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्र भारत को सौंपे। तो आज के इस व्यापक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 देश की क्षेत्रीय अखंडता और केंद्र की सर्वोच्च शक्ति का अनूठा सम्मिश्रण है। अनुच्छेद 1 ने हमें नाम और संघ का स्वरूप दिया। अनुच्छेद 2 ने विदेशी क्षेत्रों को शामिल करने का रास्ता दिखाया। अनुच्छेद 3 ने देश के भीतर प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति दी। अनुच्छेद 4 ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल और लचीला बनाया ताकि देश के विकास में भौगोलिक सीमाएं बाधा न बने। यही कारण है कि भारत को एक लचीला लेकिन अटूट संघ कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 का यह गहन तथ्यात्मक विश्लेषण पसंद आया होगा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को सहपाठियों, दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।